नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के स्टूडेंट को पेपर 7th के बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति किस तरह की रही थी, उसमें हम केंद्र बिंदु बना रहे हैं उड़ीसा को, कामरूप को, असम को और विजयनगर और बहमनी राज्य, यानी कि ये हमारा अंतिम पड़ाव रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं उड़ीसा की स्थिति क्या रही थी। उड़ीसा का विशाल हिंदू राज्य गंगा के डेल्टा से गोदावरी के मुहाने तक फैला हुआ था। इस राज्य का पहला शक्तिशाली शासक अनंत वर्मन हुआ था। उसी ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। उसका उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम भी एक पराक्रमी शासक हुआ। उसने सफलतापूर्वक तुर्कों के आक्रमण का सामना किया था और अपने राज्य की रक्षा की थी, परंतु उसके बाद उसके वंश का पतन शुरू हो गया था। कहते हैं 1434 ईस्वी के आसपास कपिलेंद्र ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसने लगभग एक शताब्दी तक उड़ीसा पर शासन किया था। कपिलेंद्र ने सफलतापूर्वक बहमनी और विजयनगर के आक्रमणों से अपनी रक्षा की थी। उसके बाद 1470 ईस्वी के आसपास पुरुषोत्तम जो था वो उड़ीसा का शासक बना था। अपने शासन के प्रारंभ में उसे पराजयों का सामना करना पड़ा। विजयनगर ने कृष्णा नदी के दक्षिण वाले भाग पर अधिकार किया, तो बहमनी राज्य ने गोदावरी और कृष्णा के दो आप को हथिया लिया था। लेकिन पुरुषोत्तम ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में बहमनी वालों से दोआब का क्षेत्र तो पुनः छीन लिया था। उसने विजयनगर से भी गुंटूर जिले तक का क्षेत्र वापस जीत लिया था। 1497 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र प्रताप रुद्रदेव या रुद्र हम कह सकते हैं शासक बना था और उसने 1540 ईस्वी तक शासन किया था। वह चैतन्य महाप्रभु का शिष्य भी बना था और राज्य की सुरक्षा पर उसने पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाया, जिसका परिणाम क्या निकला कि विजयनगर में निरंतर आक्रमणों के द्वारा गोदावरी के दक्षिण के समूचे भाग पर अधिकार कर लिया गया। गोलकुंडा के सुल्तान ने भी उड़ीसा पर आक्रमण किया और लूटमार में काफ़ी धन संपदा वो ले गए थे। इस प्रकार उड़ीसा जो है वो शक्तिहीन होता चला गया था। दिल्ली से अधिक दूरी होने पर इस राज्य का जो उत्तर भारत की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन इसने बहमनी और बंगाल की शक्ति को विस्तारित होने से अवश्य रोके रखा था और दिल्ली का कोई भी सुल्तान उड़ीसा पर स्थायी अधिकार नहीं जमा पाया था। कामरूप की बात करें तो 13वीं सदी के प्रारंभ में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे, जिनमें कामरूप का राज्य जो था वो अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उस युग में इसे कामत राज्य भी कहा जाता था। इसके पूर्व में अहोमों का आसाम राज्य था, जो पश्चिम में बंगाल के सुल्तानों का राज्य था। 15वीं सदी में खैन वंश ने इस राज्य पर अधिकार किया और कामतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। 1498 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने इस वंश के अंतिम शासक नीलांबर को पदच्युत कर दिया था, परंतु 1515 में कूच जाति का विश्व सिंह कामरूप का राजा बना। इस वंश ने कहते हैं नर नारायण जो था वो अत्यधिक योग्य शासक इस वंश का सिद्ध हुआ था, परंतु पारिवारिक कहते हैं कलह जो हुई थी उसके कारण उसे अपने राज्य का विभाजन करना पड़ा था और एक भाग उसने अपने भतीजे रघुदेव को दिया। इससे दोनों ही राज्यों की शक्ति कमजोर हुई। कामरूप का पश्चिमी भाग मुसलमानों ने हड़पा और पूर्वी भाग अहोमों ने छीन लिया था। आसाम की अगर हम बात करें तो 13वीं सदी के आरंभ में अहोमों ने आसाम पर अधिकार किया। ये लोग शान जाति के थे। अहोमों ने लगभग 600 वर्षों तक आसाम पर शासन किया। उनका महत्व इस बात में है कि उन्होंने लंबे समय तक बंगाल के सुल्तानों को पूर्व की ओर बढ़ने से रोका था, परंतु जब अहोमों ने कामरूप के एक भाग को जीता तो बंगाल की सीमाएं आसाम से जा मिली और बंगाल के सुल्तानों के आक्रमणों का मार्ग जो था वो खुल गया। परंतु अहोमों ने शूरवीरता के साथ आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता को कायम रखा था। विजयनगर और बहमनी राज्य की बात का अगर हम करें तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में कहा जाता है कि दक्षिण भारत में नियुक्त अमीरों ने विद्रोह किया था। 1347 में हसन कांगू बहमन शाह की उपाधि के साथ नव स्थापित राज्य का शासक बना था। उसी के पीछे इस राज्य का नाम बहमनी पड़ा। 1518 ईस्वी तक इस वंश के 14 शासक हुए थे, जिनमें सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को छोड़कर सभी क्रूर और धर्मांध निकले थे।
बहमनी शासकों का अपने पड़ोसी विजयनगर राज्य के साथ लगातार संघर्ष चलता रहता था। फलस्वरूप राज्य की आंतरिक स्थिति बिगड़ती गई। अंत में संपूर्ण राज्य जो था वो 5 राज्यों में विभक्त हो गया। वो कौन से 5 राज्य थे? बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर। ये पांचों राज्य भी पारस्परिक द्वेष और संघर्ष के कारण कमजोर होते चले गए थे और बाबर के आक्रमण के समय इन राज्यों में अव्यवस्था छाई हुई थी। विजयनगर राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना भी सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हो गई थी। सुदूर दक्षिण के इस राज्य की स्थापना का मूल ध्येय जो था वो मुस्लिम शासकों की धर्मांधता से पीड़ित हिंदू जनता, धर्म और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना था। हिंदू धर्म और संस्कृति पर आधारित होने के कारण इसे अपने पड़ोसी बहमनी राज्य से लगातार संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण यह राज्य उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय भाग नहीं ले सका था। बाबर के आक्रमण के समय इस राज्य की कहते हैं आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी थी। अब अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति शोचनीय थी। दिल्ली सल्तनत का विघटन हो चुका था, केंद्रीय सत्ता लोप हो चुकी थी, दिल्ली सल्तनत की स्थिति अन्य राज्यों के समकक्ष आ गई थी। यह ठीक है कि देश का अधिकांश भाग अब भी मुस्लिम शासकों के अधीन था, परंतु लगभग सभी मुस्लिम शक्तियां निर्बल और छिन्न भिन्न हो चुकी थी। फिर भी वे एक दूसरे से अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए आपस में संघर्षरत थी। वे इस बात की तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कोई बाहरी शक्ति उनकी फूट का लाभ उठाकर उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देगी। उत्तरी भारत की मुस्लिम शक्तियों को यदि थोड़ी बहुत आशंका थी तो वह केवल मेवाड़ के राणा सांगा से थी, क्योंकि राजपूताना के लगभग सभी शासक उसके नेतृत्व में एक बार पुनः दिल्ली सल्तनत पर नियंत्रण करने की आकांक्षा रखते थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाबर जैसे आक्रमणकारी के लिए परिस्थितियां अनुकूल थी और भारत में प्रभुत्व जमाना कोई कठिन कार्य नहीं था।